सीडीपी का महा मैराथन का चल रहा है हमारा। तो असर्शन और रीजनिंग वाला एक सवाल है पहला, कि असर्शन ये है कि ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मतलब मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें देखने और स्मरण करने के योग्य होते हैं। स्मरण रखने के योग्य है मतलब क्या है कि ह्यूमन काबिल है लर्न करने, रिमेंबर करने नई थिंग्स मोटर और कॉग्निटिव डोमेन्स में। उसका रीजन ये है कि आउटकम ऑफ सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज इन लेटर ईयर्स, कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है उसको। तो दूसरा वाला गलत है, इसलिए पहले वाला सही है, सी वाला रहेगा सिर्फ। कि एज ट्रू है कि ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन थ्रू देयर लाइफ स्पैन, लेकिन आउटकम सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड इजीली चेंज नहीं हो पाएंगी, बदला नहीं जा सकेगा ये परिणामों को, बचपन के परिणामों को। उसके बाद है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, कि बच्चों की का विकास एक ऐसा एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। क्या कहा जा रहा है? तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, कि सीधा नहीं चलता, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड अगेन। तो उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, कि कौन सा टाइप का ये है एग्जाम्पल? तो इसको कहते हैं स्पाइरल एडवांसमेंट, के प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, चक्रीय बढ़ोतरी, के चक्र में बढ़ोतरी। तो चक्र की बढ़ोतरी कहा जाएगा इसको। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है, और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाला भी नहीं है। और बच्चे स्पाइरल वे में सीखते हैं, नॉट लीनियर, ये भी याद रखना है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। उसी तरह से नेक्स्ट के मेनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन एज देयर चिल्ड्रन वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक अनरूली बिहेवियर, के दिस इलस्ट्रेट डैश इज एन इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, के बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो जिसका नाम है शिनचैन उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी थी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य मुख्य पात्र के अनुशासन ही व्यवहार की नकल करने लगे थे। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका मतलब उर्दू में इसको कैसे कह सकते हैं हिंदी में? मतलब विदाउट डिसिप्लिन में, कि सिंचन जो है तो एक शरारती लड़का होता है, और वो क्या करता है कि पेरेंट्स की सुनता नहीं है, और जो है तो अनरूली मतलब हो जाएगा कि विदाउट डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन नहीं बरकरार रखता, तो बच्चे भी वैसे ही करने लगे थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा था कि इस पर बैन लगा जाए। तो ये कौन सी टाइप का इम्पोर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन की? ये बच्चे के सामाजिकरण पर मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है, ये वाला। तो ये मीडिया का रोल इसके अंदर आ जाएगा। मीडिया, दिस इलस्ट्रेट मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो इस तरह से मीडिया से भी असर पड़ता है बच्चों को। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज करेक्ट, कि प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, तो ये तो नेगेटिव आता है, लेबलिंग करना, ग्रुपिंग करना। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कि मतलब इनफरादी तौर पर लर्ने में इन्वॉल्व करता है। टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग, तो रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स, तो रैंकिंग करना, सेग्रीगेशन करना और ग्रुपिंग करना नेगेटिव आता है। और उसी तरह से इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवार्ड टू इंकरेज लर्निंग, कि इसमें अभिक्रमिता, अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड। तो यहाँ पर क्या आ गया? दंड आ गया यहाँ पर, के इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवार्ड आ जाना, ये पनिशमेंट एंड रिवार्ड वाला। तो दंड और पुरस्कार ये वाला भी नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से आ जाएगा कि स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, कि इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण, इस्तेमाल में आने वाला शिक्षण तथा विधि, विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, कि उससे तज्जिया और तशखीस इसके अंदर शामिल रहेंगी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे प्रपोज द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, के पियाजे
जीन जो प्याजे है उसके विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया गया है कि कौन सी सीक्वेंस में रखा गया है डेवलपमेंटल स्टेज को। सेंसरी मोटर, तो एसपीसीएफ से हम उसको याद रखते हैं कि एसपीसीएफ, तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके बाद में है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कि सिर्फ ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा पूछा जाएगा। पहला है कि रौनक एट 11 चॉकलेट्स, कि अगर रौनक ने 11 चॉकलेट्स खा लिए, हिज सिस्टर एट ट्वाइस एज मेनी, कि उसकी सिस्टर ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाए, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स दे बोथ एट इन टोटल, तो उन दोनों ने कितने चॉकलेट खाए टोटल। दूसरा सवाल ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो रिलेशन क्या होगी ए और सी की। जैसे कि ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आते हैं टेट में भी, TAIT, उसके अंदर ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81, ये प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है, या फिर 7 + 9 कितना होता है। तो ये क्या होगा कि इसका, ये कैलकुलेशन वाला है डायरेक्ट डायरेक्ट, कि आपके पास में 11 है, 22 यानी कि 22, वो हो गए 33। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, ये होल नंबर्स कितने होते हैं, मुकम्मल सही आदत कितने हैं इसमें, तो वो कोई भी बता देगा। और 7 + 9 का भी वो बता देगा डायरेक्ट उसके कैलकुलेशन से, 16। लेकिन अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो रिलेशन सी का ए से क्या हो गया, तो ये वाला क्या हो गया कि फॉर्मल ऑपरेशन में हाइपोथेसिस वाला आता है, कि कयास आ रहे वाले इमेजिनेटिव वाला, और वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट वे का क्वेश्चन ये हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बाकी में कंक्रीट है क्योंकि उनके सामने चीजें रखी हुई है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लिव आइगोट्स की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, लर्निंग में क्या इन्फ्लुएंस होता है, सोशल आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे, लेकिन रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा, नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रिइंफोर्समेंट, तो पुनर्बलन नहीं आएगा, नकारात्मक रिइंफोर्समेंट। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू लेव आइगोट्स की व्हेन टीचर मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज रिफर्ड एज, इसके फोल्डिंग कहा जाता है इसको। और स्टेफन क्रोशन के रूल में अगर हिंदी का अगर टर्म आता है उसका लेवल, तो I+1 का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग द चाइल्ड्स मोरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3 मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रिफर्स टू द एज स्टेज वेयर, के लॉरेंस कोलबर्ग के मुताबिक चिल्ड्रन का डिसीजन लेने की जो डेवलपमेंट होता है विकास स्टेज में, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर, तो स्तर कौन सा है, तीसरा स्टेज, आरंभिक संबंधों को बनाए हुए है। स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल्स, इस स्तर को क्या कहा जा सकता है। देखिए बहुत ही अलग तरह से सवाल पूछा गया है, इसको समझिए पहले अच्छे से। तो क्या रहेगा इसका, पढ़िए अच्छे से। लॉरेंस कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की स्टेज 3, तो उसके दो दो स्टेजेस पहले क्या हो गए, पनिशमेंट एंड रिवार्ड और टिट फॉर टैट, फिर उसके बाद तीसरा में क्या आ रहा है कि गुड बॉय गुड गर्ल वैसे तो आता है, लेकिन गोल्डन रूल जिससे रेफर कर रहा है कि चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर, कि बच्चे दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो गुड बॉय गुड गर्ल के हिसाब से ये उन्होंने ऐसे घुमा कर दिया है। द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ये तो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग वाले में आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। Right actions are defined according to the norms, needs, and rights which are unanimously accepted by the society, के सही कार्यों को कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार है जिसे
सर्वसम्मत के समाज स्वीकार्यता है। तो सोशल नॉर्म्स एंड ऑर्डर का पालन करना उसके अंदर ही आ जाएगा। The child not only keep in mind the norms of the society but also the limits to which the universal principles are applicable। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आएगा कि बच्चा ना सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उससे उन सार्वभौम नियमों का पालन भी कर रहा होता है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, तो उसके हिसाब से गोल्डन रूल जो है थर्ड स्टेज वाला, तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो फॉल होगा अंडर द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प टू अदर, दूसरों को खुद खुश रखने वगैरह में। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट, कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है। तो बुद्धि क्या होती है? इंटेलिजेंस ऑफ कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, के बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। सेवरल काइंड्स आ गया इसमें, सेवन नहीं है, एट है, इसलिए गलत हो गया। और हायरार्किकल ऑर्डर भी नहीं है। जेंड्रिक एबिलिटी, लेबलिंग नहीं की गई जी से, जी फॉर जीनियस नहीं है। और प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ना के जेनरिक से जी है, और ना प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड। तो सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज को कहा जाता है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सेवरल टेलीविजन commercials depicts men and women in stereotypical roles. How should a teacher discuss the issues in her classroom? कि बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवाद भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? She should encourage students to analyze it critically and arrive at a reasoned decision। कि उन्हें क्या करेंगी वो कि इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण तज्जिया करके किसी तार्किक लॉजिकल निर्णय पर पहुंचने के लिए मुंतकी सलाहियत के हिसाब से नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, इनकरेज करेंगी स्टूडेंट को। ये कि नहीं, शी शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेना उसको जो भी बताया जा रहा है। शी शुड इनकरेज स्टूडेंट टू रीच कंक्लूजन, ये कंक्लूजन नतीजे पे पहुंचना ऑन द गिवन फैक्ट्स इन द कमर्शियल, या खुद ही विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करे। दोनों में कुछ सिमिलरिटी आ रही है। शी शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीच एंड एनालाइज, तो एनालाइज तज्जिया करने में आएगा। और ये डायरेक्टली नतीजा लेने में, तो बच्चे डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे निर्णय ले लेंगे फैसला ले लेने में, तो इस वजह से ये नहीं होगा। शी शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ मेन एंड वुमेन शोन इन द कमर्शियल, कि जैसा बताया जा रहा है तो उनकी नकल करो, तो ये भी नहीं होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा, थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। तो जीन पियाजे के हिसाब से पहले थॉट आते हैं बाद में लैंग्वेज आती है, जबकि वाइगोट्स्की के हिसाब से लैंग्वेज की ज्यादा चीजें बताई हुई है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। एनईपी 2020 प्रपोज शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, कि फॉर्मेटिव से समेटिव तक रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, ये नहीं है, नॉट। और बाकी रहेगा, तब जो पॉजिटिव है उसको भी पढ़ना है। एनईपी 2020 प्रपोज करती है कि a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment, के मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। कि वैरायटी ऑफ मेथड एंड स्ट्रेटेजीज, ग्रुप वर्क और रोल प्लेस, इससे याद रखना है। NAP 2020 proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self-assessment and peer assessment should be encouraged। कि NAP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा सम समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। NAP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domain,
कि उसका ये प्रस्ताव भी रखती है कि छात्रों को उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, एनईपी प्रपोज कर रहा है। शिफ्ट नहीं कर रहा प्रश्नात्मक मूल्यांकन से योग्यात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं रख रही। शिफ्ट से आप याद रख सकते हैं फॉर्मेटिव टू समेटिव में शिफ्ट नहीं होगा। सेल्फ असेसमेंट आएगा, पीयर असेसमेंट भी इनकरेज होगा। मोटा मोटा याद रखिए। रिपोर्ट कार्ड में क्या आएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, 3 लेवल याद रखिए। वैरायटी ऑफ मेथड और स्टडीज की अगर बात करें, इतना याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है कि वर्क एंड रोल प्लेस। शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं होगा। शुड टर्म्स टेक स्लो लर्नर, ब्रिलियंट एंड एवरेज बी यूज फॉर डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कि क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों, मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट ऐसा लाना चाहिए क्या स्लो लर्नर के लिए? नो, दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन द एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। तो ये इंक्लूसिव नहीं रहेगा फिर। जब शमूलियती क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। ये तो हो जाएगा लेबलिंग करना, लेबल करना स्टूडेंट को, जो कि होता है निगेटिव। इसका था नो, कि दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, इतना ही काफी नहीं है, वी नीड टू ऐड मेनी मोर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रोफाइल। कि उसको डीफ एंड डम भी डाल दो, एवरेज, ब्रिलियंट, नाकारा, ऐसे और ज्यादा भी डाल दो कह रहे हो। तो ये वाला नहीं है। विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी शुड अ टीचर रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम? अब ये तो सबको ही ग्रीन कर दिया गया है, इसका जवाब अब आपको देना है। विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सोशो कल्चरल। एक सामाजिक सांस्कृतिक। तो एक अध्यापिका को अपने कक्ष में सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। राइट। उसके बाद में नेक्स्ट, कि मूर्ति अ ग्रेड 4 स्टूडेंट है, इज एबल टू रीड ओनली एट अ लेवल ऑफ ग्रेड 1 स्टूडेंट। ये मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वो केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति के ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पाठन में भी कठिनाई आती है। कि ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड, स्पेलिंग वर्ड्स एंड रीडिंग लेटर्स। मूर्ति शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मूर्ति के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? पढ़ने में अक्षमता, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया है उसके लिए। और फर्स्ट स्टूडेंट के लेवल में पढ़ पा रहा है, डिफिकल्टी है उसको साउंड, स्पेलिंग वर्ड्स की, लेटर की, डिसलेक्सिया। यहाँ पर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि लिखना। सर सर ये डिस्प्रेक्सिया है ना, उसके बारे में थोड़ा समझाइए ना सर। डिसलेक्सिया पढ़ने में, नहीं, डिस्प्रेक्सिया के बारे में सर। डिस्प्रेक्सिया। हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन। डिस्प्रेक्सिया का दूसरा नाम अप्रेक्सिया वगैरह में, मतलब इसमें भी आ सकता है डिस्प्रेक्सिया। इसका टर्म निकालते हैं। डिस्प्रेक्सिया को डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, डीसीडी। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी को लर्न और परफॉर्म मोटर स्किल। के मतलब मोटर स्किल मतलब क्या होता है कि हाथ पैर, जैसे कि मिसाल के तौर पे उसका कंसंट्रेशन, दिमाग उतना नहीं रह पाता। इट कॉज बाय ब्रेन मैसेज नॉट बीइंग एक्यूरेटली ट्रांसमिटेड टू द बॉडी विच इम्पेयर्स कंडीशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट। कि अगर उसको कहा जाए कि मतलब कैच पकड़ो, मतलब अगर बॉल आ रहा है, कैच पकड़ना है, तो वो जो है तो उसका माइंड सिग्नल देगा हाथ को, लेकिन वो उसका आंखों का, हाथों का कोऑर्डिनेशन वो पकड़ने में, मूवमेंट में नहीं रह पाएगा, तो वो डिस्प्रेक्सिया के अंदर ज्यादातर आ जाता है। डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। तो गति से याद रख सकते हैं आप, अगर हिंदी में आता है गति, गति समन्वय वैकल्य। तो गति मतलब वो रफ्तार या फिर वो कोऑर्डिनेशन बॉडी का,
जो कि बराबर से नहीं कर पाएगा और पकड़ नहीं पाएगा चीजें, या फिर चलने में कोई भी चीज में हो सकता है, तो वो गति से संबंधित है, जिसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मोटर स्किल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मोटर स्किल्स कि उसका सिग्नल नर्वस सिस्टम से नहीं जा पाएगा, बराबर से एक्यूरेटली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा मूवमेंट का, तो ये हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। ये इंटेलिजेंस पर अफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्किल जो होती है, जैसे कि टास्क बैलेंस बरकरार नहीं रख पाना चलते चलते, प्लेइंग स्पोर्ट्स और लर्निंग टू ड्राइव अ कार, कि ड्राइव कर रहे हैं कार, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है स्पोर्ट्स में, जैसे कि अभी मिसाल दी गई कैच वगैरह करने में। अप्रेक्सिया वर्सेस डिस्प्रेक्सिया में क्या फर्क है? डिस्प्रेक्सिया इज पार्शियल लॉस ऑफ द एबिलिटी, ये पार्शियल लॉस होती है एबिलिटी कोऑर्डिनेट करने परफॉर्म स्किल में। और अप्रेक्सिया क्या है? एक टर्म है जो कि यूज होता है कंप्लीट लॉस ऑफ द दिस एबिलिटी। तो अप्रेक्सिया अगर टर्म आ गया तो उसका मतलब ये हो जाता है कि कंप्लीटली वो लॉस हो गया, और इसमें पार्शियल लॉस होता है, बस इतना फर्क होता है। हालांकि इतने चीजें दोनों की सेम होती है। परफॉर्म्ड स्किल, मूवमेंट गेस्चर्स विथ नॉर्मल एक्यूरेसी से। तो अप्रेक्सिया टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी, के पूरी तरह से खो देना हो एबिलिटी। मोस्ट सेवर बिकॉज इट रिफर्स टू द कंप्लीटली इनएबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, व्हाइल डिस्प्रेक्सिया रिफर्स टू द पार्शियल इनएबिलिटी। तो दोनों से डिफरेंस थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं आप, हालांकि होता यही है। उसके बाद में टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास बाय, कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान कैसे कर सकती है? देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, कि क्रिएटिव चिल्ड्रन है, क्रिएटिव, तो वो कैसा रहेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, उनकी मौलिक सोच के आधार पर। पॉपुलरिटी अमंग पियर, की बहुत फेमस है बच्चों में। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, तो कन्वर्जेंट मतलब ये इंटेलिजेंस का आता है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क, के उनके सरल पर्यावरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर, तो ये भी नहीं रहेगा। तो इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग, की इनोवेटिव, जैसे कि मिसाल के तौर पर इनोवेटिव आइडिया मतलब नया क्रिएटिव आइडिया, तो क्रिएटिविटी क्रिएटिव इनोवेटिव क्रिएटिव हो जाता है, तो जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरीली कैरेक्टराइज ऑफ इम्पल्सिव लो अटेंशन स्पैन फिडगेटिंग इनएबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, कि निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सामने वाला बहुत समय तक, लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाता, या फिर एक जगह पे नहीं बैठ पाता, लो अटेंशन स्पैन ये आ जाएगा। चिड़चिड़ापन, ना अहली, ये सारे चीजें आ जाएंगी, चिड़चिड़ापन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो उसको फिजटिंग, इस तरह से हम कह सकते हैं फिजटिंग। उसके बाद में नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज डज नॉट प्रोमोट इंक्लूजन, इसमें से शमूलियत वाले को क्या नहीं प्रोमोट कर पाएगा? तो एबिलिटी ग्रुपिंग, योग्यता के आधार पर समूहीकरण, लेबलिंग, सेग्रीगेशन, ग्रुपिंग करना, ये नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, अब देखिए ग्रुपिंग इसमें भी था, लेकिन ये लचीला था, तो लचीला जब भी फ्लेक्सिबल टर्म आता है लचीला होना चाहिए, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। तो उस वजह से सिर्फ ये ग्रुपिंग एबिलिटी बेस्ड नहीं हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर हुआ। तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, लचीले समूह का गणन करना, ये हर बार जैसे कि ग्रुपिंग निगेटिव में जैसे हम लेते हैं, तो अगर उसके साथ फ्लेक्सिबल आ जाता है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित अनुदेशन, तो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन हिदायत मतलब एज पर, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, कोई स्लो लर्नर होता है।
तो उस हिसाब से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो सकती है। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन के पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन के पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन करना, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग जो रहेगा, एबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर, ये वाली ग्रुपिंग निगेटिव हो जाएगी। हर बार सिर्फ ग्रुपिंग यानी एबिलिटी के बेस पर होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल आता है तो उसको पॉजिटिव में लिया जाएगा, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस, इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है खुसूसियत गिफ्टेडनेस का। ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम, कि किसी भी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, ये नहीं है बता रहे। बाकी सब है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शन while वर्किंग ऑन प्रॉब्लम, प्रिफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये तीनों हो जाएगा। ईगरनेस टू रिपीट सेम टास्क मल्टीपल टाइम, कि एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, तो ये गिफ्टेडनेस नहीं, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज विच फोकस ऑन, कि अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, मतलब मुख्तलिफ मौके देना, ज्यादा पैमाने पर सेल्फ रिफ्लेक्शन में, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने का संस्कार, ये नहीं है। एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, कि सबने एक जैसा व्यवहार करना। कंट्रोलिंग द क्लास थ्रो रिजिड रूल, सख्ती वाला, तो ये तो नहीं है। तो गिविंग एप्पल अपॉर्चुनिटीज, कि ज्यादा एम्पल अपॉर्चुनिटीज जब आता है तो पॉजिटिव में आता है। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू इंकरेज द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन, तो बच्चों में संप्रेयात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो मौसर विधि कौन सी है, कि गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रीजनिंग, के बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वाला पॉजिटिव टर्म है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है इनकरेज करने कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन में। पनिशिंग, ये निगेटिव हो गया। फॉरगॉट ओल्ड कंसेप्ट, मेमोराइजेशन निगेटिव हो गया। और रिवार्डिंग, रिवार्ड देना ऑल टाइम, ये भी निगेटिव हो गया। तो वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल और इनकरेज करना रीजनिंग के लिए। 10 मिनट बचे हैं। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, मौसर टीचिंग क्या इंक्लूड करता है। पहला है कि टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट टू द स्टूडेंट्स नीड, के पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, अब देखिए फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग आ रहा है टर्म, तो छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण करना, जो कि पॉजिटिव आ गया। रिजिड वाला सिर्फ निगेटिव हुआ। अगर हम फ्लेक्सिबल वाला नहीं पढ़ते तो हमको लगता है कि ये भी निगेटिव है, लेकिन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग पॉजिटिव में आएगा, ये याद रख लेना है। पीयर इंटरेक्शन के लिए अडेप्टिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग मौसर तरीका क्या है पढ़ाने का, कि केयर करना इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, अडेप्टिंग करिकुलम और असेसमेंट टू द स्टूडेंट्स नीड, और फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। रेखा प्रोवाइड किया है कि मैप ऑफ इंडिया विद लैंडफॉर्म्स एंड रिवर्स टू हर स्टूडेंट्स एंड इनकरेज किया देम टू मेक इंटिविटिव guesses about the location of major cities in it. Her approach to teaching learning is, तो क्या कहा गया, रेखा ने अपने छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान, यानी कि इनकरेज किया उनको कि इंटिविटिव गेसेस, के अपने हिसाब से खुद से गेस करके लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज निकालने के लिए कहा गया। अनुमान के आधार पर अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नागरिकों के स्थान बताने के लिए उत्साहित किया। उसका शिक्षण का अवबोध का उपागम क्या कहलाएगा। ब्रॉड मेमोराइजेशन तो निगेटिव है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना भी। और एक्सपोजिटरी टीचिंग मतलब अनावृत्ति शिक्षण, तो वो रहेगा डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवर करना। इंटिविटी आइडिया, इंटिविटी गेसेस, खोज, तो फाइंड आउट किया जा रहा है, खोज की जा रही है, तो इस वजह से हो जाएगा
और एक्सपोजिटरी मतलब होता है कि एक्सपोजिटरी यानी कि नुमाइशी तदरीस। तो अनावृत शिक्षण ये नहीं रहेगा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड। कि किसी संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिकरण तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर में कहलाती है ग्राफ ऑर्गेनाइजेशन। निमोनिक नहीं कहलाती। निमोनिक तो मतलब जैसे कि SPCF वगैरह ऐसे कुछ याद रखने के लिए जो होता है, तो स्मृति सहायक विद्या होती है। ह्यूरिस्टिक मतलब अनुमान खोज विद्या होती है एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। एल्गोरिथम कलन विधि भी नहीं है। तो ग्राफ ऑर्गेनाइजर जो होता है, तो ग्राफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड एज। तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर मतलब क्या हो गया, आयोजक। तो आयोजक से याद रख लीजिए इंटरकनेक्टेड मैनर। और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तो इंटरकनेक्टेड मैनर ऑफ हायरार्किकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड सब कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है 26। सेवरल एजुकेशनल रिपोर्ट्स आर रिवीलिंग दैट स्टूडेंट्स आर अंडर परफॉर्मिंग देन द एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल्स। द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड दिस गैप शुड बी। शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं ये दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए, तो होती है सिस्टम। ये पहली इकाई फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस के तज्जिए का फर्स्ट यूनिट अंडरस्टैंड करने गैप को। कौन सा गैप? कि कुछ एजुकेशनल रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि स्टूडेंट अंडर परफॉर्मेंस में है एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल के, कि उनसे जो उम्मीद की गई उससे वो कम लेवल पे है। तो ये पहला यूनिट एनालाइज का अंडरस्टैंड करने होना चाहिए सिस्टम। ये सिस्टम क्या है। और अगर बच्चा फेल होता है तो कभी भी आता है कि सिस्टम फेल हो गया। तो ये चीज याद रखना है। इफ अ स्टूडेंट फेल्स देन इट मीन्स दैट योर सिस्टम इज फेल। चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदरूनी मोटिवेशन बच्चों का पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब इंक्रीज कब होता है, देयर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉस्टर्स दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी। कि उनकी शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता कहलाती है। सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये निगेटिव हो गया। मेमोराइजेशन रिकॉल निगेटिव था। इनकरेज करना ओबीडियंस एंड अडॉप्ट करना, बढ़ाना किसको, फर्मा बरदारी को। टीचर करेगा फर्मा बरदारी को बढ़ाएगा और अडॉप्ट करेगा स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ असेसमेंट। तो स्टैंडर्डाइज मेथड मापदंडों पर उच्च स्तरीय वाले, उच्च स्तरीय मापदंडों का। तो स्टैंडर्डाइज मेथड्स का इस असेसमेंट का इस्तेमाल ये निगेटिव आता है। तो इसलिए चिल्ड्रन का अंदरूनी मोटिवेशन जब बढ़ेगा, जब लर्निंग इन्वायरमेंट फॉस्टर होगा, अपनत्व का भाव होगा, बिलोंगिंग के तौर पर, एजेंसी के तौर पर, ताल्लुक के एहसास को फरोग देना, ये उसका मतलब हो जाएगा। अपनाइयत के एहसास को फरोग देना। उसी तरह से कि विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। कि कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रोत्साहित करेगा। तो क्यूरियोसिटी जो रहेगा, जिज्ञासा, ये इमोशन फैसिलिटेट करता है मीनिंगफुल लर्निंग में, कि अर्थपूर्ण सीखने में। बाकी तो नेगेटिव ही थे। उसके बाद है असर्शन के टीचर मस्ट encourage children to share the naive और intuitive theories के खुद से आने वाले दे कंस्ट्रक्ट। रीजन है कि all children start off with preconceptions of reality and these conceptions influence their understanding in school। कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों में वो उनको उन्हें समझा साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। तो दोनों भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की हौसला अफजाई करे। टीचर मस्ट इनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर देयर नेवी, और हौसला अफजाई करे कि वो
मतलब क्या करते हैं कि इंटिविटी थेरीज जो बनाते हैं खुद से, उसको क्या करें, इनकरेज करें। तो ये सही बात होगी, तो सही हो गया। और ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ करते हैं, ये हकीकत से पहले तस्वुरात से शुरू करते हैं, और ये तस्वुरात स्कूलों में उनकी समझ को मुतासिर कर रहे होते हैं। ये रियलिटी में समझ से, तस्वुरात से वो शुरू करते हैं। तो ये इसका रीजन हो गया है कि जब वो अनुमान लगाएगा, इंट्यूटिव खुद से कोई चीज करेगा तो तस्वुर कर रहा होता है। तो उस वजह से दोनों भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का। व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, के सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, के जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन को अनुमति देता है। तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। रिपीटिव निगेटिव हो गया, रिकॉलिंग निगेटिव हो गया, डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, ये भी निगेटिव हो गया। और ये क्लास भी हो गई। तो उसके बाद अब मगरिब के बाद इंशाल्लाह चालू करेंगे। तो जिसका एसएसटी है तो उनका भी ले सकते हैं, इंग्लिश वालों का भी ले सकते हैं। या अभी पहले जो है तो दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, जो कि है प्याजे और वाई कोलबर्ग, ये दोनों के ऊपर सारे थेरीज के कुछ क्वेश्चंस है 30। इसको पहले खत्म करना है। फिर उसी तरह से ये खत्म करना है असर्शन और रीजनिंग वाले सेट्स। मतलब इसके अंदर सारे असर्शन और रीजनिंग रहेंगे। पूरे सवालात किस पर डिपेंड रहेंगे, असर्शन और रीजनिंग पर, जिसकी वजह से आपकी एबिलिटी असर्शन और रीजनिंग की क्लियर हो जाएंगी। तो ये सवालात का सेट ये करना है। तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है क्लासेस। आज का लास्ट डे समझ के चलना है।